हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्स प्रो X6 सीरीज, जो एक्सपर्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें अपन बात कर लेते हैं कि 98% जो MCQs होते हैं, जितने भी नर्सिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, PYQ रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एग्ज़ाम से MCQ लेके आए, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और ये हाई यील्ड, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, इसी टाइप के MCQ रहने वाले हैं। तो अपन बात कर लेते कि जो भी टॉपर्स है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स है ना, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है। तो देखो, आप कंटिन्यू पढ़ते रहे और साथ में नोट्स बुक ले ले और अपना टारगेट सेट करें। अपना फर्स्ट MCQ होने जा रहा है, कोल्ड चेन इन इम्यूनाइजेशन मेनली इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ, है ना। इसके फोर्थ ऑप्शन दे रखे, आप अपना राइट आंसर वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अब देख लेते हैं कि कोल्ड चेन इम्यूनाइजेशन है, इसके अंदर ये जो मेंटेन रखता है, जो किसको रखता है, वैक्सीनेशन को मेंटेन रखता है। वैक्सीनेशन को किसको, पोटेंसी को, है ना। तो इसका राइट आंसर है जो क्या होने वाला है, वैक्सीनेशन पोटेंसी। ओके, अपन अब बात कर लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन पोटेंसी है, जो मेंटेन कहाँ से कहाँ तक रखता है, तो मेंटेन रखता है मैन्युफैक्चर से बेनिफिशियल, ठीक है। इसका आइडियल कोल्ड चेन टेम्परेचर की बात कर ले तो +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस मोस्ट कॉमनली वैक्सीनेशन में इतना होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इम्यूनाइजेशन के अंदर जैसे BCG हो गया, OPV हो गया, ये हाईली सेंसिटिव वैक्सीन होती है। कौन सी, BCG और OPV, है ना। अब बात करते हैं कि DPT, TT और TD हेपेटाइटिस बी, ये जो फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन है ना। अब देखो, फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन यानी इसको मतलब फ्रिज के अंदर तो अपन प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे, तो उनके नाम बताओ कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो फ्रिज के अंदर प्रिजर्व नहीं रखेंगे। तो उसका देखो, फर्स्ट बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी, TT, DPT, पेंटावेलेंट, IPV, है ना। OPV को छोड़ के और BCG को छोड़ के ये सभी फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि डीप फ्रीज का टेम्परेचर है जो कितना होना चाहिए। तो देखो नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको ध्यान रखना है कि डीप फ्रीज का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ILR क्या होता है, ILR होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, है ना, जिसके अंदर टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ILR है जो प्रीफर्ड करता है कहाँ पे, जहाँ पे स्टोरेज करता है वैक्सीनेशन को, PSC लेवल, है ना, PSC लेवल पे। अगर देख लेते हैं कि ILR है जो वैक्सीन को स्टोर करके रखेगा कहाँ पे, बास्केट के अंदर, ना कि टचिंग वाल के अंदर। अब देख लेते हैं डीप फ्रीजर क्या होता है कि आइस पैक और स्टोरिंग OPV को प्रिजर्व करके रखता है। अब देखो, एक टेस्ट होता है जो पोटेंसी को मेंटेन करके रखता है ना। तो फ्रिज डैमेज होने से प्रिवेंशन करता है। वो टेस्ट का नाम क्या होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर, तो मैं बात कर ले तो उस टेस्ट का नाम होने वाला है सेक टेस्ट। सेक टेस्ट क्या होता है कि जो डिटेक्ट करके रखता है किसको, फ्रिज डैमेजिंग इन हेपेटाइटिस बी और DPT वैक्सीन को, ठीक है। अब बात कर लेते कि भी कोल्ड चेन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ILR हो गया, DF हो गया, BC हो गया, आइस पैक हो गया, थर्मोकोल बॉक्स हो गया, ये CCE होते हैं, यानी कोल्ड चेन इक्विपमेंट। अब वैक्सीन है जो कैरियर मेंटेन कहाँ पे करेगा, टेम्परेचर कितना, 24 से 48 घंटे तक। अगर कोल्ड बॉक्स है तो कितना मेंटेन करके रखेगा, 72 घंटे तक, ठीक है ना, यानी 3 दिन तक बात कर सकते हैं अपन। अब बात करते हैं कि एक हीट एक्सपोजर, क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर होता है, उसको इंडिकेट करके रखता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है VVM, वैक्सीन वाइड मॉनिटरिंग। ये इंडिकेटर होता है क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर का, है ना। तो देखो, VVM में 3rd स्टेज और 4th स्टेज के ऊपर जितनी भी वैक्सीन है उनको डिस्कार्ड किया जाएगा, ना कि अपन पेशेंट को देनी है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक बार OPV वैक्सीन को जो अपने ओपन कर दिया है, ठीक है, यूजेबल है 28 दिन तक, ठीक है ना, अंडर OPV वाइल पॉलिसी के अंदर। मतलब 28 दिन तक आप एक बार OPV वैक्सीन को ओपन कर दिया, 28 दिन तक आप उसको दे सकते हो, है ना, क्योंकि ओपन वाइल वैक्सीन है, वहाँ तक यूजेबल है। अगर पेंटावेलेंट और IPV की बात करें
तो वो भी ओपन वायल वैक्सीन के अंदर 28 दिन के अंदर पॉलिसी है। अगर डाइल्यूएंट की बात कर लेते हैं तो देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो इसको किसके अंदर डायलेट करेंगे, है ना। जैसे कि जो भी रेफ्रिजरेटर वैक्सीन है उन्हीं को डायलेट करना है तो कितना डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। उनके अंदर डायलेंट हमेशा मिलाया जाएगा जो भी रेफ्रिजरेटर है उनके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते कि इन वैक्सीन को है जो बॉटम या डोर में जो कभी भी नहीं रखना चाहिए, है ना, जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है उनको। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू होने जा रहा है द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, है ना। तो देखो 6 एमसीक्यू लेके आए हूँ इसके अंदर, वो सभी 6 अलग अलग सब्जेक्ट से रहने वाले हैं ना। तो आप अटेंशन दे कि आपको कितना मेहनत करना होगा, है ना। आपको 6 एमसीक्यू को एक जगह ही लेके आ रहा हूँ मैं, तो आप कंटिन्यू बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो अर्लीस्ट साइन की मैंने आपसे स्टार्ट किया था जब बोला था कि भाई अर्लीस्ट साइन, लेट साइन, डायग्नोसिस, इनको अच्छे ढंग से बताऊंगा मैं ना। देख लेते हैं अपन जो ये शॉक है। तो देखो शॉक का क्या होने जा रहा है कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो टिश्यू परफ्यूजन है, ठीक है, वो इनएडिक्वेट होगा, तो सेल है वो हाइपोक्सिया होगा, तो उसके कारण क्या बोलेगा, शॉक डिफाइन किया इसको, है ना। अब देखो मोस्ट कॉमन टाइप है जो शॉक कौन सा होता है, ओवरऑल। तो ओवरऑल की बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, ये ओवरऑल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये ओवरऑल देखने को मिलेगा, मतलब वर्ल्ड वाइड के अंदर बात कर ले, ग्लोबल लेवल के अंदर, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर ट्रॉमा के अंदर मोस्ट कॉमनली शॉक कौन सा देखने को मिलेगा, तो हिमोरोजिक शॉक होगा उसमें, है ना। अगर लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक की बात कर ले तो कौन सा होता है, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, ये ध्यान रखना आप। और एक्यूट एमआई आया है तो उससे रिलेटेड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक कौन सा होगा, तो कार्डियोजेनिक शॉक, है ना। अगर सेप्टिक शॉक है तो वो मोस्ट कॉमन काउज किसका होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का। ये भी ध्यान रखना आप, है ना। यहाँ पे आप स्टार लगा देना और नोट करते जाना है रफ कॉपी में, ताकि आपके एंड टाइम में बहुत ही इफेक्टिव हो। अब बात कर ले तो भाई अर्ली साइन क्या होता है शॉक का, तो अर्ली साइन है कि टेकिकार्डिया हो गया, ठीक है। मोस्ट रिलेबल साइन क्या होता है, तो मोस्ट रिलेबल साइन की बात कर लेता हूँ। तो देखो टिश्यू है जो परफ्यूट करके रखेगा, यानी परफ्यूजन होगा, है ना। और उसके साथ क्या होगा कि यूरिन आउटपुट को अपन मेजरमेंट करना होगा। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, 0.5 ml पर केजी पर घंटे, ठीक है। अब बेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो शॉक का सीवियरिटी के अंदर बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा, तो सीरम लैक्टेट लेवल देखने को मिलेगा आपको, है ना। अगर पेशेंट के अंदर हाइपोवॉल्यूमिक या फिर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें स्किन किस टाइप की देखने को मिलेगी, कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिलेगी। अगर सेप्टिक शॉक है तो उसका अर्ली साइन क्या होता है, तो वार्म स्किन देखने को मिलेगी, यानी गर्म होगा सेप्टिक शॉक के अंदर, है ना। अगर बात करें कि लेट साइन ऑफ शॉक क्या होता है, तो बीपी रहता है, यानी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा आपको, है ना। बीपी मेजरमेंट करोगे लेट साइन में, और अर्ली में क्या करोगे आप, हार्ट रेट, ओके। अब देख लेते हैं कि अर्ली साइन होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके अंदर पल्स प्रेशर है जो डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको। अगर इसका पुअर परफ्यूजन हो रहा है तो उसको अपन मेजरमेंट करेंगे सीआरटी से, यानी कैपिटली रिपीटेड टाइम, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, 3 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 सेकंड से सही नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो उसका मीन्स क्या है कि वो परफ्यूजन पोरली कर रहा है, ठीक है। अब देखो शॉक है तो इसका मैनेजमेंट अपन इनिशियली क्या करेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है मिनोमिक ABC, है ना। ए यानी एयरवे, बी यानी ब्रीथिंग, सी यानी सर्कुलेशन, ये तीनों मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले आपको एयरवे देखना है, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं कि बहुत ही अच्छा एमसीक्यू आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होता है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करें तो आपको रेपिडली आइसोटोनिक फ्लूइड देना है। कौन सा, आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा होता है, NH 0.9% RL होता है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। अगर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होगा सेप्टिक शॉक के अंदर, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सेप्टिक शॉक के अंदर जो होने जा रहा है आईवी फ्लूइड, उसके साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप एंटीबायोटिक दोगे। अगर बात कर ले कि कोई शॉक पेशेंट है तो उसमें फर्स्ट लाइन वेसोप्रेसर कौन सी यूज करेंगे, है ना।
तो फर्स्ट लाइन वेसोप्रेसर की बात कर लेते तो नॉर इपिनेफ्रिन दोगे, कौन सी, नॉर इपिनेफ्रिन, क्लियर। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होने जाएगा बताओ, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होने जाएगा जैसे आइनोट्रोपिक्स, उसके साथ एमआई को ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आइनोट्रोपिक्स के अंदर बात कर ले तो कौन सी ड्रग्स होती है आइनोट्रोपिक्स के अंदर, आइनोट्रोपिक्स के अंदर देखने को मिलेगी आपको डोब्यूटामाइन, क्लियर। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होने जा रहा है, तो उसका देखो स्पाइनल को स्टेबलाइज करना है, फ्लूइड देना है, वेसोप्रेसर देना है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर बताओ कि भाई अर्ली साइन क्या होगा हाइपोवोलेमिक शॉक का। तो इसके अपन अर्ली साइन की बात करें तो अर्ली साइन क्या होने जा रहा है अपना, टेकीकार्डिया, है ना, टेकीकार्डिया क्या होगा इसका अर्ली साइन, क्लियर। अगर लेट की बात करें तो क्या होगा हाइपोटेंशन, है ना, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू होने जा रहा है द मोस्ट रिलेवेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, यानी प्रेगनेंसी का जो मोस्ट रिलेवेंट साइन की बात की है कि भाई साइन कौन कौन से होते हैं अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब तक आप अपना राइट आंसर है वीडियो को पॉज करो, राइट आंसर जरूर दे। 3 तरह के साइन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखो सबसे पहला होना जाता है प्रीसम्प्टिव साइन, जिसे अपन सब्जेक्टिव साइन बोला जाता है, ठीक है। सेकंड है प्रोबेबल साइन, जिसे अपन ऑब्जेक्टिव साइन बोला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कंफर्मेटिव साइन, जिसे अपन पॉजिटिव साइन बोला जाएगा। यानी पूछ लिया जाएगी भाई पॉजिटिव साइन किसे बोलते हैं, तो कंफर्मेटिव है उसको पॉजिटिव साइन बोलेंगे। अगर प्रोबेबल की बात कर ले तो जो ऑब्जेक्टिव साइन है उसको प्रोबेबल साइन बोलेंगे अपन, ठीक है। अगर प्रीसम्प्टिव की बात कर ले तो सब्जेक्टिव साइन है उसको प्रीसम्प्टिव साइन बोलेंगे अपन, क्लियर। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव साइन कौन कौन से देखने को मिलते हैं ना। तो सब्जेक्टिव साइन के अंदर मोस्ट कॉमनली अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो एमिनोरिया है ना, यानी 1 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस कब देखने को मिलती है, 6 से 12 वीक पे देखने को मिलती है अपन को, ये ध्यान रखना आप, है ना। 6 से 12 वीक्स पे देखने को मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है कि पेशेंट को है जो नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, है ना, ये 6 से 12 वीक पे देखने को मिलेगी आपको। और अर्ली साइन की बात कर ले तो बिस्ट टेंडरनेस होगा, बिस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। एक देखो प्राइमरी ग्रेविड मदर्स है, प्रेग्नेंट लेडी है, 18 से 20 वीक के अंदर है जो फिटल मूवमेंट करता है ना, फर्स्ट टाइम फिटल मूवमेंट करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्यूकनिंग, क्या बोलोगे क्यूकनिंग, है ना, ये ध्यान रखना। अगर मोस्ट कॉमनली अर्ली सब्जेक्टिव साइन कौन सा होगा तो फैटिग होगा, पेशेंट में थकान देखने को मिलेगी ना। अगर मोस्ट कॉमनली अर्ली साइन की बात कर ले प्रेगनेंसी की तो अर्ली साइन क्या होगा, मोस्ट कॉमनली अर्ली साइन देखने को मिलेगा आपको एमिनोरिया। अगर कॉमनली अर्ली सब्जेक्टिव साइन की बात करें तो कौन सा होगा फैटिग्यू। ये दोनों ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार लगा देना, है ना, भाई फैटिग्यू क्या है, यानी थकान होगी, वो कॉमनली अर्ली सब्जेक्टिव साइन है, यानी पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है। अगर देखो ब्लेडर के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो यूरिनेशन है उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है ना, तो वो भी किस टाइप का साइन है, प्रीसम्प्टिव साइन है। स्किन चेंजेस होगा जैसे चेलोस्मा हो गया, लाइनिया निग्रा हो गया, स्टेग्रेविडम हो गया, ये सभी क्या है स्किन चेंजेस हो रहा है, तो ये भी प्रीसम्प्टिव साइन है। अगर बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव साइन, यानी अपन को एज ए नर्सिंग ऑफिसर होते हुए पेशेंट का मेजरमेंट करना है कि भाई ऑब्जर्व करना है अपन को ना, तो देखो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है जो अपन किस कारण डिटेक्ट होगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर है जो एचसीजी लेवल का बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो एचसीजी लेवल क्या होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं कि इस प्रोबेबल साइन के अंदर है जो और क्या क्या देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर को, तो गुडल साइन देखने को मिलेगा। गुडल साइन क्या होता है, कर्विक से उसको सॉफ्टनेस हो जाता है। हेगर्ट साइन है जिसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है। चैडविक साइन की बात करें तो ब्लूइश डिस्करेशन ऑफ वेजाना देखने को मिलेगा आपको। बेलोटमेंट की बात करें तो बेलोटमेंट क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर कि जो फिटल्स है जो रिबाउंड्स करता है अगेंस्ट किसके, एग्जामिनर फिंगर्स के, मतलब एग्जामिनर से जो फिंगर करेगा, ठीक है, तो फिटल्स है जो रिबाउंड्स देखने को मिलता है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसे बेलोटमेंट कहते हैं। अगर देखो यूटेराइन एनलार्जमेंट देखने को मिला आपको पाल्पेबल क्या आफ्टर 12 वीक्स के, है ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूटेरस से जो एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वो अपर साइड में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होता है, उसे अपन पेनलेस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, ठीक है। अगर रिलायबल आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो कौन सा टेस्ट देखने को मिलेगा आपको, ऑब्जर्व किया जाएगा,
तो वो क्या जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल, वो रिलायबल होता है कब, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, है ना। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव यानी कंफर्मेटिव साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो पॉजिटिव और कंफर्मेटिव साइन की बात कर लेते तो हार्ट को डॉपलर किया 10 से 12 वीक के अंदर, तो फिटल हार्ट बीट सुनाई दी आपको, ठीक है। फिटल मूवमेंट कब, सॉरी फिटल मूवमेंट कब सुनाई देगी आपको, जब पाल्पेबल करना है एग्जामिनर के द्वारा आफ्टर 20 वीक के अंदर, यानी 20 वीक के अंदर मैं कह सकता हूँ कि पाल्पेबल करना है फिटल मूवमेंट, है ना। अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा फिटस का, वो डेफिनेटिव कंफर्मेशन साइन होता है, ठीक है ना। अगर कार्डियक फिटल एक्टिविटी है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर 6 वीक के अंदर सुनाई देगी आपको। अगर फिटल स्केलेटन है जो विजिबली होगा ओनली एक्सरे के अंदर, ये कॉमनली साइन नहीं है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि भाई मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा होता है प्रेगनेंसी का। तो आप बताओ सभी, मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा होगा प्रेगनेंसी का। देखो एमिनोरिया, तो ये तो मोस्ट रिलायबल है नहीं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूकनिंग। तो क्यूकनिंग भी मोस्ट रिलायबल साइन नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो ये भी मोस्ट रिलायबल साइन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है सी। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। तो देखो नेक्स्ट एमसीक्यू होने जा रहा है अपना, पेप स्मेयर इज प्राइमरी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, मतलब पेप स्मेयर एक टेस्ट होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, वो कहाँ पे यूज किया जाता है। 4 टाइप के कैंसर दे रखे, तो बताए पेप स्मेयर है जो कहाँ पे यूज किया जाएगा। आप राइट बॉक्स अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दे। पेप स्मेयर की अपन बात कर लेते जब तक, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसका, सर्विकल कैंसर का, है ना। तो देखो इसके अंदर डिटेक्ट किया जाएगा किसको, जो प्री कैंसरियस लीजन है ना, जैसे CIN फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, उनको किया जाएगा, ठीक है। अगर बेस्ट टाइम पूछे कि भाई पेप स्मेयर का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, तो LMP यानी लास्ट मैन्युअल साइकिल का 10 से 20 दिन के अंदर आपको किया जाएगा, है ना। यानी 15 डेज पे अपन मान सकते हैं कि LMP के आफ्टर 15 डेज, है ना। अब देखो स्क्रीनिंग की स्टार्टिंग एज कौन सी होती है, तो अपन को बोलना है 21 ईयर से जो स्टार्टिंग की स्क्रीनिंग एज होती है। अगर स्क्रीनिंग इंटरवल है जो कितने साल में किया जाएगा, तो एवरी 3 ईयर्स में किया जाएगा, जो 21 से लेके 29 ईयर तक किया जाएगा, है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि भाई 21 ईयर से 29 ईयर जो स्टार्टिंग एज 21 साल है ना, तो हर 3 साल में एक बार किया जाए तो कितनी बार किया जाएगा, टोटल 3 बार किया जाएगा, है ना। अब देखो एवरी 5 साल की बात करें, जो 30 साल से 65 साल के अंदर होता है, वो कौन सा करवाओगे, तो उसमें करवाओगे आप कंबाइंड वाला पेप स्मेयर कराओगे, उसके साथ HPV टेस्टिंग कराओगे, ठीक है। ये दोनों आपको कंबाइंड में देना होगा, ठीक है ना, 30 से 65 ईयर तक एज में। अब देखो अगर 21 साल से कम है लेडीज, जैसे कि मान के चलो 20 साल की है, तो उसमें आपको पेप स्मेयर जो टेस्टिंग नहीं करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को है जो इरेगुलर करती है, इरेस्पेक्टिव करती है, इसलिए अपन को उसे नहीं करवाना है, ठीक है। अगर बात कर ले कि हिस्टेक्टोमी आपने करवा दी है पेशेंट की, ठीक है ना, उसके बाद किसी भी टाइप का आपको पेप टेस्ट की जो नीड्स नहीं होगी, क्योंकि देखो नीड्स क्यों नहीं होगी, जो कर्विक्स है उसको रिमूव कर दिया और किसी भी टाइप का वहाँ पे कैंसर दिखेगा नहीं अगर कर्विक्स को रिमूव कर दिया तो, है ना। अगर देख लेते कि भाई किसी पेशेंट ने, मतलब लेडी ने जेंट्स के साथ इंटरकॉर्स किया, ठीक है, तो 24 से 48 घंटे तक आपको ये टेस्ट है, बिफोर टेस्ट, है ना, आपको अवॉइड करना है। यानी बात कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट लेडी है जो इंटरकोर्स कर रही है, तो इंटरकोर्स करने से पहले ये पेप इसमें टेस्ट है जो 24 से 48 घंटे पहले अवॉइड करना है, ठीक है। अगर बात कर लेते कि किसी भी टाइप का डाउचिंग नहीं करना है, वेजाइनल मेडिसिन नहीं देनी है पहले ये टेस्ट करने से पहले, मैन्युअल में किसी भी टाइप का नहीं करना होगा टेस्ट। ये इसमें देखो टेस्ट करने से मैं आपको देखो किस टाइप का जो स्पेकुलम यूज किया जाता है, तो मैं उसे कह सकता हूँ ग्रेव्स स्पेकुलम या कुस्को स्पेकुलम किया जाता है ना। इसमें है जो टारगेट एरिया कौन सा होता है सैम्पलिंग का, तो देखो ट्रांसफॉर्मिंग जोन होता है, जो ट्रांसफॉर्मिंग जोन है जिसे अपन टारगेट एरिया कहते हैं सैम्पलिंग का, है ना।
अब देखो कर्विकर स्क्रैपिंग करने के लिए अपन को किस स्पेटुला का यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, स्टार लगा देना आपको कि एयर स्पेटुला होती है जिसको अपन कर्विकर स्क्रैपिंग करने के लिए यूज किया जाएगा। देखो एंडो कर्विकर सैंपलिंग के लिए अपन को क्या यूज किया जाता है, एंडो कर्विकर सैंपलिंग के लिए अपन को यूज किया जाएगा एंडो कर्विकर ब्रश का। ठीक है, अब बात कर लेते कि भाई पेप स्मेयर है जो किस टाइप का स्ट्रेन क्लासिकली देखने को मिलता है, तो पेपिनो कोकेलाई स्ट्रेन देखने को मिलता है ना। तो देखो अगर इसमें किसी भी टाइप का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मतलब पॉजिटिव दिखा, स्क्रीनिंग दिखा पॉजिटिव अपन को, है ना, तो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा अपन को, तो अपन बात कर लेते एक कि उस सिस्टम का नाम है स्टार लगा देना अपन, मतलब अगर रिपोर्ट है जो पॉजिटिव देखने को मिली तो सिस्टम का नाम है बिथेस्डा। ठीक है, ये बिथेस्डा सिस्टम है, यह से आपको करना होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना आपको कौन सा टेस्ट है, बिथेस्डा टेस्ट है। ये क्लियर नहीं लिखा हो तो 1 मिनट को मैं लिख देता हूँ। क्लियर, ये आपको रिपोर्ट करवाना होगा, इस सिस्टम के अंदर देखना होगा आपको, है ना, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते कि अगर किसी भी टाइप का जो एबनॉर्मल पेप स्मेयर फाइंडिंग हुआ तो अपन उसे मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज किया जाएगा, तो उसमें यूज किया जाएगा AHC। ठीक है, यूएस, ये मोस्ट कॉमनली एबनॉर्मल पेप स्मेयर यूज किया जाएगा, उसका नाम क्या है, AHC यूएस। ठीक है ना, अब देख लेते कि भाई अगर पेप स्मेयर है जो एबनॉर्मल देखने को मिला आपको, है ना, तो फॉलोअप क्या करवाना आपको, कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, अब बात कर लेते कि हाई रिस्क HPV स्ट्रेन है, जैसे 16 HPV 18 HPV हाई रिस्केबल है ये ना, तो इसमें कौन सा टेस्टिंग करवाना होगा, तो HPV DNA टेस्ट करवाना होगा आपको। ठीक है, अगर पेप स्मेयर की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है ना, और आपको डायग्नोसिस की बात करें तो कंफर्मेटिव टेस्ट की बात करनी होगी तो वो होगा बायोप्सी से। ठीक है ना, ये बताओ कि पेप स्मेयर टेस्ट है जो किस किस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन कि किस किस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है किसको, ट्राइकोमोनास को, ट्राइकोमोनास के साथ में करता है कैंडिडा को। ठीक है ना, कैंडिडा जो एल्बिकेंस होता है ये फंगस होता है। ठीक है ना, क्लियर। अगर ट्राइकोमोनास की बात करें तो इसमें वेजाइनली किस टाइप का फ्रूट देखने को मिलेगा आपको, ग्रीन टाइप का। ठीक है, कैंडिडा में जो कड़ी लाइक देखने को मिलेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते कि ये जो सेंसिटिव टेस्ट है तो ये कितना % सेंसिटिव करता है, ये 50 से 75% सेंसिटिव देखने को मिलेगा। अब देख लेते कि पेप स्मेयर है जो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, तो क्यों देखने को मिलेगा, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, अगर बात कर लेते कि मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इनएडिक्वेट सैम्पलिंग कौन सा रहेगा, तो देखो मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इनएडिक्वेट सैम्पलिंग देखने की बात करें तो लैक ऑफ एंडोकर्विकल सेल, मतलब वापस एंडोकर्विकल सेल होगी वो कम प्रेजेंट होगी, यानी सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगी। ठीक है ना, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर पेप इसमें टेस्ट करवाया जाता है जो सेफ्टी से करवाना पड़ेगा, है ना, और इसमें किसी भी टाइप का एंडोकर्विकल ब्रश यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब गोल है जो पेप स्मेयर की बात कर ले तो अर्ली डिटेक्शन करना और प्रिजर्वेशन करना, किसको, कर्विकर कैंसर को। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन, राइट आंसर क्या होना जाएगा, इसका राइट आंसर अपना जाएगा बी। ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना होने जा रहा है लिथियम टॉक्सिसिटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। देखो लिथियम है जो एक ड्रग्स है। ठीक है ना, जो बात कर लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस किसका रहने वाला है, तो एक्यूट मैनिया और BPD यानी बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें आपको
ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाला है। तो इसका थेराप्यूटिक लेवल की बात कर ले तो थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है इसका, तो थेराप्यूटिक लेवल इसमें देखने को मिलेगा आपको कितना 0.6 से 1.2 मिलीकर पर लीटर। अगर टॉक्सिक लेवल की बात करें तो टॉक्सिक लेवल इसमें देखने को मिलता है आपको 1.5 मिलीकर पर लीटर से ज़्यादा है तो उसको टॉक्सिक लेवल बात करते हैं। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी की बात कर ले तो सीवियर टॉक्सिसिटी कब देखने को मिलेगी, जब 2.0 मिलीकर पर लीटर से ज़्यादा है, तो है ना। ये देखो एक्सक्रीटेड कहाँ से होता है, ये एक्सक्रीटेड होता है किडनी से, 100% किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है ना। अगर देखो रीनल फेलियर है तो उसमें आपको क्या नहीं देना है, लिथियम ड्रग्स नहीं देनी है, ठीक है। अब देखो क्योंकि देखो लिथियम ड्रग्स दी तो आपको सोडियम का डिप्लीटेशन हुआ और हाइपरनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, है ना। अगर हाइपरनेट्रेमिया की बात करें तो 145 मिलीकर पर लीटर है जो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर अर्ली टॉक्सिसिटी साइन की बात कर ले तो कॉमनली अर्ली टॉक्सिसिटी साइन कौन से देखने को मिलेगा आपको, तो देखो बात कर ले नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, डायरिया देखने को मिलेगा, इसके साथ ट्रिमरिंग करेगा पेशेंट, ठीक है ना, हैंड ट्रिमरिंग मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी। लेट टॉक्सिसिटी साइन की बात कर ले तो एटेक्सिया देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा और सीजर देखने को मिलेगा, क्लियर। अब लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी की बात कर ले तो कौन सी देखने को मिलेगी, तो पेशेंट है जो कोमा में चले जाएगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा, इसके साथ पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, रीनल फेलियर। अब देखो मोस्ट कॉमनली एंडोक्राइन साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, अगर लिथियम ड्रग्स दे रहे हैं तो अपन, है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा पेशेंट में, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसका साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है ना। अब देखो ये अपने लिथियम के कारण क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोजेनिक है जो डायबिटिक इंसिपिडिस देखने को मिलेगा। तो ये देखो बात कर लेते हैं अपन इस, ये जो ट्रिटोजेनिक इफेक्ट करती है प्रेगनेंसी के अंदर, है ना, प्रेगनेंसी के अंदर ट्रिटोजेनिक इफेक्ट करती है तो उसमें किस टाइप की एनोमली दिखेगी अपन को, स्टेन एनोमली, है ना। स्टेन एनोमली क्या होता है, ट्राइकस्पिड उस वाल में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है ना। अब देखो लिथियम ड्रग्स है तो उसका इफेक्ट को कौन कौन सी ड्रग्स बढ़ाती है, तो देखो जो रीनल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाती है वो बढ़ाएगी। तो बात कर लेते हैं NHID एसी इनहिबिटर, ठीक है, थाइजाइड डायरेटिक्स, ये है जो लिथियम ड्रग्स है उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है ना। तो देखो लिथियम ड्रग्स है जो डिक्रीज करती है किसको, सुसाइडल रिस्क को, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ये ध्यान रखना। तो इसकी बात कर लेते हैं अपन ब्लड है जो चेकअप कब करवाना है, जब आपने लिथियम ड्रग्स दी तो उसके लास्ट डोज दिया तो उसके 12 घंटे बाद, ठीक है, कब 12 घंटे बाद, ये ध्यान रखना आप। यानी बात करें कि थेराप्यूटिक इफेक्ट है जो कब स्टार्ट हो जाता है, मतलब ड्रग्स है जो आपको 7 से 14 दिन तक देनी है उसके बाद उसका थेराप्यूटिक लेवल है जो इफेक्टिव होने लग जाएगा। देखो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो हैंड ट्रिमर देखने को मिलेगा आपको, है ना, हैंड होगा ट्रिमर। अगर कॉमनली लिथियम थेरेपी की बात कर ले तो कॉमन क्या देखने को मिलेगा, तो कॉमन देखने को मिलेगा वेट गेन देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा क्योंकि देखो लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटिक इंसिफेटिस देखने को मिलता है। अगर बात कर ले कि भाई सीवियर टाइप का है जो लिथियम टॉक्सिसिटी यानी 2.0 मिलीग्राम पर लीटर लेवल है तो आपको क्या करवाना होगा, तो आपको करवाना होगा हीमोडायलिसिस, ठीक है ना, क्लियर, हीमोडायलिसिस करवाना होगा ना कि पेरिटोनियल डायलिसिस, ओके। अब इसका राइट आंसर जल्दी दे, अब क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, तो देख लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं। तो देखो डायरिया एंड ड्राउजीनेस किसी भी टाइप का नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट के अंदर हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, हैंड ट्रिमर देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर इंक्रीज थर्स्ट है जो देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये कब देखने को मिलेगी, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया कब होगा, डायबिटीज इंसिपाइडस वाले केस के अंदर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो देख लेते कि वेट गेन है जो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है, डी, क्लियर। ये कॉमनली देखने को मिलेगा अपन को। अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट की बात करें तो हैंड ट्यूमर देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट MCQ अपना होने जा रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन न्यू बॉर्न इन। तो देखो MCQ है जो पीडियाट्रिक का पूछा गया है इसमें कि भाई न्यूबॉर्न के अंदर RDS है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि RDS है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी है जो क्यों होती है कि जो सर्फेक्टेंट होता है वो प्रीटर्म इन्फेंट के कारण है जो इनएडिक्वेट मात्रा में होगा, है ना,
जैसे कि बात कर ले कि कोई बेबी है जो 34 वीक से पहले हो गया है, ठीक है, 34 वीक के गेस्टेशन से पहले हुआ, तो उसकी बात कर लेते कि मोस्ट कॉमनली बेबीज के अंदर 34 वीक के गेस्टेशन से पहले की बात की जा रही है। और बात कर ले सर्फेक्टेंट जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो टाइप सेकिन न्यूमोसाइटिक सेल से किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सर्फेक्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, तो बात कर लेते कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट सर्फेक्टेंट कंपोनेंट, तो बात कर लेते हैं कौन सा होगा, DPPC। ये कंपोनेंट देखने को मिलता है। DPPC क्या होता है, डाइपेल्मिथॉल फॉस्फेटो डाइक्लोरिन, ठीक है ना, ये इसका कंपोनेंट देखने को मिलता है आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि जो इन्फेंट के अंदर है, जो रिक्स है, जो ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, हाई रिक्स कब देखने को मिलता है ये, है ना, तो बात कर लेते हैं कि कोई डायबिटीज़ मदर है ना, उससे अपन क्या बोलेंगे, इडियोपैथिक डायबिटीज मिलिटस, ये आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा इस वाले केस में, ठीक है ना। बात कर लेते हैं कि भाई एंटीनेटल है, जिस कौन सा स्टेरॉइड दिया जाएगा जिसके कारण ये आपको आरडी से जिसको प्रिवेंशन किया जाए, तो इस स्टेरॉइड की बात कर लेते हैं तो बेक्लोमिथासोन दिया जाएगा। कौन सा, बेक्लोमिथासोन। क्लियर, एंटीनेटल केस के अंदर दिया जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के अंदर क्लासिकली साइन क्या देखने को मिलेगा अपन को, आरडीएस डिजीज के अंदर, तो क्लासिकली साइन कौन सा देखने को मिलेगा, जो देख लेते हैं, ग्राउंड गिलास अपीयरेंस, है ना, ये देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, ग्राउंड गिलास अपीयरेंस देखने को मिलेगा आपको क्लासिकल साइन के अंदर, है ना। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरे के अंदर आपको एयर ब्रोंकोग्राम देखने को मिलता है, तो कब देखने को मिलता है, सीवियर आरडीएस वाले केस के अंदर, है ना, एयर है जिसको ब्रोंकियल के अंदर है, जो एयर आपको एक्यूमुलेट देखने को मिलेगा। इसके अंदर बात करते हैं लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइसिन है, उसका रेशियो कितना होता है, तो देखो हाइरिक्स आरडीएस की बात करें, तो हाइरिक्स आरडीएस की बात कर लेते हैं तो 2 से कम होगा, है ना, LS रेशियो, ठीक है, अगर 2 से कम है तो हाइरिक्स की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि क्लिनिकली साइन कौन कौन से देखने को मिलेगा अपन को, टेकिपीनिया, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेरिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन, ये चारों ध्यान रखना आप कौन कौन से हुए, टेकिपीनिया, है ना, यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेरिंग, नेजल में साउंड सोनोरिंग टाइप की देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर स्कोरिंग कौन से यूज किया जाता है, इसके अंदर स्कोरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टार लगा देना, सिल्वरमैन, एंडरसन, स्कोर, ये क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप बच्चों, ये आपको टेस्टिंग करवाना होगा। स्कोरिंग है ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का सीवियरिटी को एसेस किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होगा, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो सीपेप देना होगा, कौन सा, सीपेप, है ना। ये जो क्या होता है, सीपेप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, ठीक है ना, ये देना होगा आपको। अगर सर्फेक्टेंट थ्योरी दे रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कौन सा होगा, देखो सर्फेक्टेंट आप दे रहे हो उसको, ठीक है, सर्फेक्टेंट थेरेपी, ठीक है, तो उसका मेथड कौन सा हो रहा है, उसका मेथड अब नाम ध्यान रखना, इंश्योर, इंश्योर मेथड है ये, इंश्योर मेथड, इन थेरेपी से मतलब सर्फेक्टेंट थेरेपी इस मेथड के थ्रू देनी होगी, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का होता है। प्री मैच्योरिटी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, रिस्क फैक्टर होता है, मैटरनल डायबिटीज के कारण डिले फिटल लंग मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, है ना, सीजेरियन विदाउट लेबर है जो इंक्रीज रिस्क है आरडीएस का, है ना, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, वुडसन टाइप का साइन सिम्टम होगा आरडीएस का। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, बीपीडी, है ना। अब बीपीडी क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर, बीपीडी होता है जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, क्या बोलते हैं, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, है ना। इसमें देखो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते अपन, जो भी अपन को मॉनिटर करते रहना है, क्यों करते रहना है कि रेटिनोपैथी है जो छोटे बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलती है ना, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण, तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए अपन को केयरफुली मॉनिटर करते रहना है।
ये बात करें तो ये मोस्टली हार्ड के केसेस है जो इम्प्रूव को देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो एंडोजीनियसली सर्फेक्टेंट है जो इंक्रीज होगा कब, 72 घंटे के बाद, यानी अपन बोल सकते 3 घंटे के बाद है, 3 घंटे के 3 दिन के बाद उसको इफेक्टिव देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करने से पहले आप सभी बता दो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सब बताओ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन निमोनिया, निमोनिया क्या इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर है जो कौन सा देखने को मिलेगा। तो आप सभी अपना राइट आंसर दे। तो देखो इसका अंदर कॉज की बात की है तो देखो क्या देखने को मिलेगा, निमोनिया के कारण होगा नहीं, ठीक है, और हेलिन मेम्ब्रेन डिजीज के कारण देखने को मिलेगा नहीं, मिकोनियम एस्पिरेशन और मिकोनियम ट्रांजिट टेचिपीनिया। अब देखो टेचिपीनिया की बात करें तो ये जो कॉज की अपने साइन सिम्टम देखने को मिलता है टेचिपीनिया, है ना। तो देखो इसकी क्लासिकली मोस्ट कॉमन कॉज की बात कर ले तो मेकोनियम ही एस्पिरेशन के कारण देखने को मिलेगा। सेकेंडली बात करें तो ट्रांजिट टेचिपीनिया के कारण भी देखने को मिल सकता है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। थैंक्स फॉर ऑल। आज की क्लास ही समाप्त कर रहे हैं। कंटिन्यू अपडेट बने रहने के लिए आप नर्स प्रो गुरुजी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यू शेयर करते रहें।